नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं मुकेश हूँ और आप देखना प्रारंभ कर चुके हैं मुकेश सरगुजा यूट्यूब चैनल। आइए हम शुरुआत करते हैं आज का सेशन। तो हमारा जो सेशन चल रहा था सीजी टेट का जो कंप्लीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसका सॉल्व में, तो आज हम 2014 के जो पंचम भाग था वर्ग 3 के लिए, तो पंचम भाग यानी कि पर्यावरण ईवीएस का था। तो हम पिछले 5वां वीडियो में हम वर्ग 3 का जो मैथ्स तक यानी कि गणित विषय तक देखे थे, और आज हम ईवीएस यानी कि पर्यावरण का प्रश्न को देखेंगे और इसके साथ आगे बढ़ेंगे। तो आइए प्रश्न देखते हैं। 121, किस राष्ट्रीय उद्यान को पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? कोई एक राष्ट्रीय उद्यान है जिसको पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था, जिसका नाम परिवर्तन हुआ था। तो इसमें ऑप्शन दिया है 4। ऑप्शन 4 दिया है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना वर्ष 1936 में की गई थी। पूर्व में इसे मालकम हैली के नाम से भी जाना जाता था, या फिर नाम पर हैली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था। वर्ष 1957 में महान प्रकृतिवादी प्रख्यात संरक्षणवादी जिम कॉर्बेट की स्मृति में इस पार्क का नाम बदलकर जिम कॉर्बेट रखा गया था। यह राष्ट्रीय उद्यान 2 जिलों नैनीताल तथा पौड़ी गढ़वाल में विस्तृत है, यानी कि फैला हुआ है। प्रश्न देखेंगे 122, क्वासियोर है ना। प्रश्न 122 है क्वासियोरकर, ठीक है, नामक रोग खाली स्थान की कमी से होता है। तो इसमें ऑप्शन 4 है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन्स और आयोडीन। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा प्रोटीन्स। क्वासियोरकर नामक रोग प्रोटीन की कमी से होता है। सामान्यतः यह रोग बच्चों में यानी कि 0 से 5 वर्ष में पाया जाता है। इसे एडेमेटस है ना, इसे एडेमेटस पोषण के रूप में भी जाना जाता है। यह रोग अधिकतर विकासशील देशों में पाया जाता है। क्वासियोरकर से पीड़ित मरीज का पूरा शरीर क्षीण दिखाई देता है। टखने, पैर और पेट तरल पदार्थ से सूज जाते हैं, यानी कि उभरा हुआ दिखता है। प्रश्न 123 देखेंगे, रिएक्टर पैमाने से खाली स्थान की तीव्रता मापी जाती है। तो इसका जो ऑप्शन है 4, ज्वालामुखी, भूकंप और सुनामी और चक्रवात। तो सही उत्तर इसका होगा भूकंप, है ना। रिएक्टर पैमाने से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। रिक्टर स्केल भूकंप के परिमाण को मापने का पैमाना है। यह एक लॉगरिथमिक स्केल है जिसमें 9 भागों में बराबर 0 से 9 तक बटा हुआ पैमाना होता है ना। रिएक्टर स्केल में प्रत्येक आगे की संख्या अपने ठीक पीछे वाली संख्या के 10 गुने आयाम को बताती है। ठीक है। प्रश्न 124 देखेंगे कि वन्य प्राणी सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं 4 है इसमें, नवंबर के प्रथम सप्ताह, अगस्त के प्रथम सप्ताह, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह और जुलाई के प्रथम सप्ताह में। तो ये इसका जो सही आंसर होगा वो सी, यानी कि अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में। भारत में प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह में वन्यजीव सप्ताह है ना, वेल्डिफाइड वीक मनाया जाता है। इस तरह के आयोजन का उद्देश्य पशु पक्षियों के संरक्षण को बढ़ावा देना है। वन सप्ताह की शुरुआत वर्ष 1952 में वन्यजीव संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए उद्देश्य से की जाती है, जिसकी जो कार्य प्रणाली या जिसका जो दिशा निर्देश होता है वन्य एवं जलवायु परिवर्तन विभाग से जारी किया गया है। ठीक है, तो वन्य प्राणी सप्ताह कब मनाया जाता है प्रतिवर्ष? तो वो अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। ठीक है। प्रश्न 125 देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे द्वारा बाहर निकलने वाली गैस क्या होता है? तो ऑप्शन 4 है कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑक्सीजन होगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण हरे पौधे एवं कुछ जीवाणुओं में घटित होने वाली वह क्रिया है जिसमें पौधे के हरे भाग और सौर ऊर्जा को ग्रहण कर वायुमंडल से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 तथा भूमि से अवशोषित जल यानी कि H2O यानी कि पानी के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन एवं जल सहायक उत्पाद निष्कासन होते हैं। पौधे में होने वाली यह क्रिया हरित लवक या पर्णहरित की उपस्थिति में सामान्य होती है। इसका जो सूत्र है वो 6CO2 प्लस 12H2O इज इक्वल टू, यानी कि सूर्य का प्रकाश बटे पर्णहरित है ना, 6 जो ग्लूकोज में तोड़ते हैं C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। कहने का तात्पर्य यह है कि जो हम लोग जो गैस प्राप्त करते हैं या फिर हवा लेते हैं या ऑक्सीजन कहते हैं, तो हमें और पौधों में अंतर यह होता है कि पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, और जल जो भूमि के यानी कि जमीन है, जमीन जिससे जल को सोखता है वो पौधा, उससे वो जल लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण से वो क्रिया करके पौधे के हरे पत्ती भाग से वो पर्णहरित
क्रिया करके वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और वो इन सब चीज़ों को लेने के बाद वो ऑक्सीजन को वापस छोड़ते हैं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का भी, मनुष्य ऑक्सीजन को लेता है, वो अंदर जाके जलाता है और उसको जलाने के बाद फिर वो जो ऊर्जा प्राप्त करता है उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। हाँ, इसमें नोट विशेष ये ध्यान रखिएगा कि पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य के प्रकाश से लेते हैं, तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि जो ऑक्सीजन होता है वो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में ये पौधे जो है कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। बहुत सारा चीज़ों में या बहुत जगह ये बताया गया है या देखा गया है कि पौधे जो है अधिकतर रात में कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं ऑक्सीजन गैस छोड़ती है। इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ती हैं क्योंकि सूर्य के प्रकाश में ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये इसका H2O जल से क्रिया करके दिन में वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जबकि कभी कभी रात में वो कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़ते हैं। इसलिए बहुत बार कहा जाता है कि रात में पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए क्योंकि वहाँ पे घुटन महसूस हो सकता है। ठीक है, प्रश्न हम देखेंगे 126 यानी कि 126। चावल को पॉलिश करने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल है, कैल्सीफेरॉल है और थायरॉक्सिन है या थाइमिन है, तो है ना। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो होगा डी यानी कि थाइमिन। जब चावल का उत्पाद किया जाता है और पॉलिश नहीं किया जाता है तो उसे ब्राउन राइस कहा जाता है। ब्राउन राइस विटामिन B1 से भरपूर होता है तथा चावल को पॉलिश करने पर विटामिन B1 थाइमिन नष्ट हो जाता है। विटामिन B1 जल में घुलनशील विटामिन है। मानव शरीर में इसकी कमी से बेरी रोग नामक रोग होता है। अधिकतर आपको ये ध्यान देना होगा कि जब हमारा देसी जो है हमारा नेचुरल जो किसान भाई जो खेत में अनाज उगाते हैं, धान उगाते हैं, उसको हम उसका जो फटकन विधि से या फिर उसको राइस मिल या चक्की के माध्यम से उसको कुटवाते हैं। कुटवाने के बाद उसको उड़ा के जब हम खाना बनाते हैं तो अधिकतर हमको ध्यान में ये होगा कि उसको ज़्यादा नहीं धोना चाहिए क्योंकि धोने से उसका जो विटामिन वाला भाग है विटामिन B1 से भरपूर रहता है वो धुल जाता है, तो उसके चावल के अंदर की जो विटामिन है वो हमको हमारे अंदर प्राप्त नहीं हो पाते हैं। ठीक है, प्रश्न 127 से लौंग एवं केसर पौधे के किस भाग से प्राप्त होते हैं? तो इसका जो ऑप्शन है 4 जड़, तना, फूल और फल। तो लौंग और केसर पौधे के भाग जो है वो फूल से प्राप्त होते हैं ना। लौंग एवं केसर के पौधे के फूल से प्राप्त होते हैं। उल्लेखनीय है कि लौंग को सूखी कलिकाओं से प्राप्त किया जाता है तथा केसर क्रोकस सैटिवस नामक पुष्प के वर्तिकाग्र में प्राप्त किया जाता है। भारत में जम्मू और कश्मीर में केसर खेती व्यापक रूप से की जाती है। ठीक है, प्रश्न 128 देखेंगे हम। निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य प्रतीक चिन्ह नहीं है ना? राज्य प्रतीक नहीं है तो कौन सा नहीं है देखते हैं, है ना। ए का है मेघालय, बी का है बुरास और सी का है बाघ और डी का है कस्तूरी मेघ। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा बाघ, है ना। उत्तराखंड हिमालय पर्वत श्रृंखला की तटीय तलहटी में स्थित एक पहाड़ी राज्य है ना। उत्तराखंड हिमालय पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित एक पहाड़ी राज्य है। उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को भारत के 27वें राज्य के रूप में हुआ था, है ना। 27वें राज्य के रूप में हुआ था, जबकि 26वें राज्य के रूप में अपना छत्तीसगढ़ हुआ था 1 नवंबर 2000 को। ठीक है, अब बाघ उत्तराखंड का यानी कि राज्य प्रतीक नहीं है, बल्कि यह भारत देश का राष्ट्रीय पशु है ना। यह भारत देश का राष्ट्रीय पशु है। उत्तराखंड राज्य के प्रतीक चिन्ह निम्नलिखित है। राजकीय पुष्प है ब्रह्मा कमल है और राजकीय वृक्ष है बुरांश है और राजकीय पशु है कस्तूरी मृग है और राजकीय पक्षी है वो मोनाल है, राजकीय खेल है वो फुटबॉल है और राजकीय तितली है वो कामन पिकॉक है और राजकीय भाषा है वो प्रथम हिंदी और द्वितीय संस्करण 2010 से द्वितीय संस्कृत हुआ है जो 2010 से लागू हुआ है। हम प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 129 है यानी कि 129। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 3 प्रकार के आर हैं। आर मतलब ये जो फैक्टर्स हैं वो 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार के क्या हैं? आर मतलब कि जो 3R से मिलकर बने होते हैं ना। तो इसका जो ऑप्शन देखते हैं पढ़ते हैं, कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः निर्माण। पुनः उपयोग, पुनः संरचना, पुनः निर्माण। कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः उपयोग। ठीक है, कम उपयोग, पुनः चक्रण और पुनः संरचना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी, यानी कि हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए 5 प्रकार के आर का उल्लेख किया गया है। आर मतलब रिफोर्स है ना, रिफोर्स यानी कि इनकार और रिड्यूस यानी कि कम उपयोग और रिसोर्स यानी कि पुनः उपयोग और रिपर्पस है ना, रिपर्पस यानी कि रिपर्पस यानी कि पुनः प्रयोजन और रिसाइकल यानी कि पुनः चक्रण। यही है ऊर्जा। प्रश्न 130 से ऊर्जा का अप्रद्युतिकीय स्रोत क्या है? ऊर्जा का
अप्रदूषकीय उपयोग क्या है ना? तो इसका जो ऑप्शन 4 है, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पेट्रोल और डीजल। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी, यानी कि सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा ऊर्जा का अप्रदूषकीय स्रोत है, अप्रदूषकीय स्रोत है, क्योंकि सौर ऊर्जा ऊर्जा का एक अच्छा स्रोत है जिससे कोई हानिकारक उत्सर्जन या प्रदूषण नहीं होता है। यह ऊर्जा का एक नवीनीकरण स्रोत है, जिसका अर्थ है कि संसाधनों का समाप्ति के बिना अनियत काल तक इसका उत्पादन किया जा सकता है। नाभिकीय ऊर्जा पेट्रोल और डीजल ऊर्जा के प्रदूषकीय और अनिवार्य स्रोत है। आप देखे होंगे कि सौर ऊर्जा यानी कि सूर्य के प्रकाश से सिलिकॉन से बना हुआ वो एक प्लेट होता है, प्लेट के माध्यम से कोटेड होता है सिल्वर कलर का, सिलिकॉन से रिलेटेड, और उसी को ऊर्जा को संचय किया जाता है, उसी से एनर्जी बना के उसको एक बैटरी के माध्यम से या फिर यूँ कहें कि स्रोत एक यंत्र के माध्यम से उस ऊर्जा को एकत्रित किया जाता है और उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, प्रश्न 131 यानी कि 131 देखेंगे। पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ है, पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं हम। ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, समुद्र में ज्वार भाटा आना, घने जंगलों से वायुमंडल में गैस उत्सर्जन, और डी है पवन ऊर्जा के कारण पृथ्वी के ताप में वृद्धि होना। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ है यानी कि ग्रीन हाउस गैस, है ना, ऑप्शन नंबर ए होगा, ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। देखिए क्यों ऐसा बोल रहा है कि पृथ्वी के औसत तापमान में बढ़ोतरी को पृथ्वी उष्मायन या भूमंडलीय उष्मायन या वैश्विक तापन यानी कि ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम लोग कहते हैं, पृथ्वी का हीट होना ग्लोबल वार्मिंग है, यानी ग्रीष्म प्रवास कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी और इसके वायुमंडल का तापमान लगातार बढ़ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी ग्रीन हाउस गैस तथा पर्यावरण प्रदूषण है। ग्रीन हाउस गैस जैसे CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन आदि पृथ्वी के पार्थिव विकिरण के रूप में उत्सर्जित ऊष्मा को अनंत वायुमंडल में जाने से रोके रखती है, जिसके कारण वायुमंडल के औसत तापमान में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, वृद्धि औसत तापमान में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, प्रश्न 132 देखेंगे। प्रश्न 132 देखेंगे कार्बन डेटिंग प्रश्न 132 देखेंगे। कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है, तो इसका जो ऑप्शन 4 है कि किसमें वही कार्बन डेटिंग विधि प्रयुक्त की जाती है, तो स्थान अज्ञात करने में और वस्तु की आयु ज्ञात करने में, लिपि को पहचानने में, और डी है वस्तु की पहचान करने में। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बी है, यानी कि वस्तु की आयु ज्ञात करने में। कार्बन डेटिंग कार्बनिक पदार्थों की आयु पता करने के लिए व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली विधि है। डेटिंग विधि इस तथ्य पर आधारित है कि कार्बन 14 यानी कि C14 रेडियोधर्मी है और उचित दर पर इसका क्षय होता है। इसके अनुसार जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी ही कम होती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। ठीक है, प्रश्न 133 यानी कि 133 देखेंगे। अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों या मूर्तियों का संक्षारित क्षरण होना कहलाता है, तो ड्राई डिपोजिशन कहलाता है, स्टोन लेप्रोसी कहलाता है, एरोसॉल कहलाता है, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो है स्टोन लेप्रोसी है। क्यों स्टोन लेप्रोसी है? क्योंकि इसलिए स्टोन लेप्रोसी है कि अम्लीय वर्षा से ऐतिहासिक इमारतों तथा मूर्तियों का संक्षारित क्षरण होना स्टोन लेप्रोसी कहलाता है। अम्लीय वर्षा इमारतों के संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम नाइट्रेट और सल्फेट में बदल देता है, जो घुलनशील हो जाते हैं और वर्षा के रूप में जब इमारतों और मूर्तियों पर गिरते हैं तो इसका रंग धूमिल हो जाता है तथा इनका संरक्षण यानी कि केरोसिन होता है। इस प्रक्रिया को ही स्टोन लेप्रोसी कहा जाता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, प्रश्न हम देखेंगे 134 यानी कि 134। स्पर्श गंगा अभियान का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ऑप्शन 4 है इसमें, क्योंकि स्वास्थ्य सुरक्षा, गंगा की स्वच्छता, नदियों को जोड़ना और मंदिरों का जीर्णोद्धार यानी कि मंदिरों को सुसज्जित और व्यवस्थित करना। इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना, स्पर्श गंगा अभियान का सही आंसर हो जाएगा गंगा की स्वच्छता। क्यों गंगा की स्वच्छता? क्योंकि पतित पावन गंगा की निर्मलता एवं अविरलता को बनाए रखने के लिए उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वर्ष 2009 में स्पर्श गंगा अभियान की शुरुआत की थी। स्पर्श गंगा अभियान देश का पहला ऐसा अभियान है जो स्कूली छात्र छात्राओं को जागरूक करने के साथ साथ देश के लोगों को भी गंगा स्वच्छता एवं संरक्षण के प्रति जागरूक कर रहा है, ऐसा उनका मानना धारणा है। प्रश्न 135 यानी कि 135 देखेंगे। मीना-माटा रोग प्रदूषित जनित रोग है जो परिणाम है। मीना-माटा रोग जो प्रदूषण जनित है जो परिणाम है। देखते हैं मीना-माटा रोग क्या है। ऑप्शन पढ़ते हैं हम कि समुद्र में बिखरे तेल का, समुद्र में जो तेल बिखरा है उसका है, या फिर वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का, या औद्योगिक पारा अवशिष्ट को पानी में छोड़ने का,
या मनुष्य के कार्बनिक अपशिष्ट को पीने के पानी में छोड़ने का। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा मिनामाटा रोग, औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का। ठीक है, मिनामाटा रोग प्रदूषित जनित रोग है जो पारायुक्त जल में सेवन के कारण है। औद्योगिक पारा अपशिष्ट को जब जल में छोड़ा जाता है तो जल में पारे की अधिकता होती है और जल प्रदूषित होता है। ध्यातव्य है कि 1956 ईस्वी में परायुक्त मछलियों के सेवन से जापान में इस रोग के कारण अनेकों मृत्यु हो गई थी। अवशिष्ट जल में उपस्थित पारा मिश्रण सूक्ष्म जैविक क्रियाओं द्वारा अत्यंत विषैले पदार्थ मिथाइल पारा में परिवर्तित हो जाता है, जिससे कई अंग, होंठ, जीभ आदि में शून्यता, बहरापन, धुंधलापन एवं मानसिक असंतुलन जैसी बीमारियां होती है। ठीक है, प्रश्न 136 देखेंगे हम, यानी कि 136 देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्थान है तो कौन कौन संस्थान है। ऑप्शन देखते हैं, IUCN या UNICEF या IPI या IUPAC या WHO। तो इसका जो सही आंसर होगा, सही उत्तर जो होगा वो होगा ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि IUCN, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संख्या है। IUCN का जो फुल फॉर्म होता है अंग्रेजी में तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कन्वर्सेशन, है ना, कन्वर्सन एंड नेचर, है ना, की स्थापना 5 अक्टूबर 1948 को फ्रांस में की गई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है। सन 1963 में यह संस्था विलुप्त प्राय असुरक्षित तथा दुर्लभ जीवों एवं पादपों से संबंधित रेड डाटा बुक जारी करता है। ठीक है, रेड डाटा बुक जो है उसके जो द्वारा किए गए कार्य और की गतिविधि को एक उसकी जो पूर्वांचल या फिर पूर्व में किए गए विधि विधवक या फिर तथ्यों या उसके द्वारा आकलन को वो रेड डाटा बुक में दर्ज किया जाता है, कोई अच्छा कार्य, कोई बुरा कार्य को लेके। ठीक है, प्रश्न 137 यानी कि 137 है, भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई। तो ऑप्शन 4 दिए हैं, केरल है, राजस्थान है या उत्तर प्रदेश है या महाराष्ट्र। तो इसका सही ऑप्शन होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में पानी पंचायत का प्रारंभ श्री विलास राव सालुंके द्वारा 1972 से 73 में किया गया था। यह 1974 में महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त पुरंदर तालुका के नायगांव गांव के किसानों को प्रेरित करने के लिए ये जो पानी पंचायत किया गया इसलिए किया गया। तो पानी पंचायत कहाँ किया गया, तो महाराष्ट्र में किया गया। 138 है प्रश्न, है ना, यानी कि 138 है, ओजोन परत सूर्य से आने वाली किरणों को रोकती है। क्यों रोकती है, कैसे रोकती है, कौन है रोकने वाला, तो क्या चीज को रोकती है इसको देखेंगे। तो अवरोध किरणों को रोकती है, एक्स किरणों को रोकती है, पराबैंगनी किरणों को रोकती है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ओजोन परत सूर्य के आने वाली किरणों को रोकती है, तो पराबैंगनी किरणों को रोकती है। ठीक है, ओजोन क्यों रोकती है देखते हैं। ओजोन परत समताप मंडल के निचले हिस्से में, ओजोन परत समताप मंडल के निचले हिस्से में पृथ्वी से लगभग 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है, परंतु परत के रूप में इसका सर्वाधिक संकेंद्रण 15 से 30 किलोमीटर के मध्य ही पाया जाता है। यह परत सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। सूर्य के प्रकाश जो आता है हमारे पृथ्वी में तो वो 7 रंगों से होकर आता है, यानी कि भीपग्योर यानी बैजाहपी नाला। ठीक है, भीपग्योर यानी बैजाहपी नाला, इसको इसी फॉर्म में वो नीचे आता है और इसका जो पराबैंगनी किरणों को वो जो ओजोन परत है वो समताप मंडल वो क्या करता है, सोख लेता है। ठीक है, या रोक लेता है। प्रश्न 139 या 139 है, संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं। संरक्षण या 139 है, यानी कि संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक हैं। तो संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक कौन है देखते हैं। ऑप्शन सरला बहन, वंदना शिवा, जिम कार्बेट या रस्किन बॉन्ड। तो जो सही ऑप्शन है वो है ए है, यानी कि संरक्षण या विनाश पुस्तक की लेखिका सरला बहन है। इस पुस्तक के माध्यम से इन्होंने पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन की वास्तविक स्थिति बताई है। उत्तराखंड में पर्यावरण संरक्षण, ग्राम स्वराज के साथ ही सामाजिक कुरीतियों से समाज को जागरूक करने में सरला बहन का अहम योगदान है, इसलिए संरक्षण या विनाश पुस्तक के लेखक सरला बहन है। प्रश्न 140 से, क्षेत्र के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। क्षेत्र के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। क्षेत्र के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो वो है, ऑप्शन पढ़ते हैं हम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन इसका बी है ना। क्षेत्र के आधार पर भारत के 5 बड़े राज्यों का क्रम निम्नलिखित है। पहला है राजस्थान, फिर दूसरा है मध्य प्रदेश, फिर तीसरा है महाराष्ट्र और चौथा है उत्तर प्रदेश और 5वां है गुजरात। ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है तो वह है उत्तर प्रदेश। ठीक है, प्रश्न 141 यानी कि 141, 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को कहाँ मनाया जाता है देखते हैं क्या क्या मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए विश्व स्वास्थ्य दिवस, ऑप्शन नंबर बी विश्व जनसंख्या दिवस, ऑप्शन नंबर सी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, ऑप्शन नंबर डी विश्व जल दिवस। तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा,
11 जुलाई को हम विश्व जनसंख्या दिवस मनाए जाते हैं, है ना, विश्व जनसंख्या दिवस मनाए जाते हैं। देखिए कुछ महत्वपूर्ण राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस हैं। देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस हम 7 अप्रैल को मनाते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस हम 11 जुलाई को मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस हम 11 जुलाई को मनाते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोग 8 मार्च को मनाते हैं, और विश्व युवा दिवस हम 12 अगस्त को मनाते हैं, और पृथ्वी दिवस हम 22 अप्रैल को मनाते हैं। प्रश्न 142 यानी कि 142 है, सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ? किस शहर में? ऑप्शन पढ़ते हैं, ये कोपेनहेगन, ऑप्शन नंबर 1 कोपेनहेगन, रियो डी जेनेरो, सी वाशिंगटन, और डी स्टॉकहोम। तो इसका जो सही आंसर है वो यानी रियो डी जेनेरो, है ना। सन 1992 में पर्यावरण सुरक्षा संबंधित प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ? तो रियो डी जेनेरो में हुआ, है ना। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 की 20वीं वर्षगांठ मनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरो में 1992 में पर्यावरण और विकास सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसे अर्थ समिट या प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन भी कहा जाता है। इसी सम्मेलन में भागीदार देशों ने टिकाऊ विकास के लिए व्यापक कार्यकारी योजना यानी कि एजेंडा 21 स्वीकृत किया था। प्रश्न 143 यानी कि 143 है, भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय सर्वथा उचित है? तो इसका जो सही ऑप्शन पढ़ते हैं, कौन सा उचित है? पारंपरिक फसलों को उगाया जाना, धान और गन्ने के उगाने का क्षेत्रफल बढ़ाया जाना, पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना, औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया जाना। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा सी, यानी कि भूमिगत जल स्तर को उसके प्राकृतिक स्तर पर पुनः लाने के लिए पाताल तोड़ कुओं का अधिक निर्माण किया जाना सर्वथा उचित उपाय है। पाताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक स्रोत होते हैं जिनमें जमीन से पानी अपने आप निकलता रहता है। इसके लिए जमीन पर पहले कुआं खोदना पड़ता है, इसके बाद पानी अपने आप स्वतः निकलने लगता है। उल्लेखनीय है कि पाताल तोड़ कुएं ज़्यादातर तराई क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, प्रश्न नंबर हम देखेंगे 144 यानी कि 144, यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, तो ये क्या होगा? ऑप्शन पढ़ते हैं, उत्पादक से अपघटक को, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को, या फिर द्वितीयक उपभोक्ता से प्राथमिक उपभोक्ता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को। ठीक है, यदि एक मेढक एक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता को होता है। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जो प्राथमिक उत्पादक अथवा हरे पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये हरे पौधे से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये शाकाहारी होते हैं, गाय, बकरी, खरगोश, टिड्डा, चूहा आदि ये श्रेणी के उदाहरण यानी प्राथमिक उपभोक्ता के उदाहरण है। द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत वे जीवधारी आते हैं जो अपना भोजन शाकाहारी अथवा प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता को खाकर प्राप्त करते हैं। ये मांसाहारी होते हैं, मेढक, मांसाहारी मछली, है ना, बिल्ली तथा भेड़िया द्वितीयक उपभोक्ता के उदाहरण है। ये पारिस्थितिकी का जब पिरामिड हम देखेंगे तो उसमें उत्पादक जो होता है, जो अपना भोजन स्वयं उत्पन्न करते हैं, जैसे घास हो गया, है ना, घास हो गया, या फिर ये प्राथमिक उपभोक्ता में जब देखेंगे घास हो गया, या फिर कुछ पौधे हैं जो भोजन खुद से उत्पादन करते हैं, उसका जो उस भोजन को वो उपभोक्ता हो गए, उपभोक्ता होने के बाद फिर वो प्राथमिक उपभोक्ता होंगे कि उससे जो जीवन यापन कर रहे हैं, जैसे टिड्डा हो गया, गाय हो गया, बकरी हो गया, वो लोग खा रहे हैं। फिर द्वितीयक उपभोक्ता हो गया, मांसाहारी जीव होंगे क्योंकि उसको जो खाते हैं मांसा होगी, द्वितीयक हो गए। फिर तृतीयक में होंगे कि उसको खाने वाले हैं, बाज, चील, ये सब। फिर अपघटक होंगे जो जब वो मृत हो जाते हैं तो जो बैक्टीरिया और वो जीवाणु उसको खा के मिट्टी में उसको मिला देते हैं, है ना। तो यही एक पारिस्थितिकी का पिरामिड है, इसी के संबंध में इसको पूछ रहे हैं। प्रश्न 145 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, एक तरफ रोग का नाम दिया है, एक तरफ घरेलू उपचार दिया है। तो ऑप्शन नंबर इसका जो हम लोग पढ़ते हैं, कटे और घाव जो है, जब कटे और घाव, देखिए गांव के क्षेत्र में घरेलू उपचार की बात कर रहे हैं। कटे और घाव है तो हल्दी के चूर्ण से, अगर कट गया है, घाव लग गया है, दर्द हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, हल्दी के चूर्ण से उसको लेप लगा देते हैं, नहीं, हल्दी तेल छाप देते हैं, सब बोलते हैं ना गाँव में। इसी को ये बता रहे हैं। सामान्य ज्वर क्या बोलते हैं? सामान्य ज्वर जब होता है हमारे घर में तो मेथी के बीजों की, जब सामान्य ज्वर हो जाता है तो हम क्या करते हैं, मेथी के बीजों की चाय हम लोग पीना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, और पिलाते हैं लोग। ठीक है, प्रश्न ये ना, इसमें ऑप्शन टी है, आँख का सूजन हो जाता है। आँख का सूजन हो जाएगा जब, तो ताजे धनियों के बीजों से। तो आँख का जब सूजन हो जाता है ताजे धनियों के बीजों से हम इसका इलाज करते हैं। और दांत का दर्द हो जाता है, दांत का दर्द हो जाने पे हींग के चूर्ण से, दांत का जब दर्द होता है तो हींग के चूर्ण को हम डाल सकते हैं, लवंग के तेल को भी हम डालते हैं।
प्रश्न हम देखेंगे 146 यानी कि 146, निम्न में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिक तंत्र सबसे बड़ा है? सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र क्या है? ऑप्शन देखते हैं, रेगिस्तान है, समुद्र है, वन्य है और कृषि भूमि है। तो इसका जो सही उत्तर है वो समुद्र है। दिए गए विकल्पों में समुद्र पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र है। उल्लेखनीय है कि महासागर पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ा और सबसे स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है। प्रश्न 147 या 147 कहेंगे हम, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है? अगर किसी को पर्यावरण के क्षेत्र में पुरस्कार दिया तो वो पुरस्कार कौन सा है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं हम कि पर्यावरण मित्र, पर्यावरण मित्र है, पर्यावरण श्री है, तरु मित्र है या वृक्ष मित्र है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो वृक्ष मित्र है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा भारत सरकार पर्यावरण के क्षेत्र में अगर किसी को पुरस्कार दिया जाता है तो वृक्ष मित्र है। इंदिरा प्रदर्शनी वृक्षमित्र पुरस्कार IPVM भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय द्वारा उन व्यक्तियों और संस्थानों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने वनीकरण और बंजर भूमि विकास के क्षेत्र में अग्रणी और अनुकरणीय योगदान दिया है। IPVM पुरस्कार 1986 में शुरू किया गया था और यह प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। प्रश्न 148 यानी कि 148 है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है को हमको पहचानना है। जेट्रोफा, बायोडीजल है ना, रिंगाल, इमारती लकड़ी, बाज, चारा, चीड़, लीसा। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा यानी कि गलत की ओर हमको जाना है, नहीं है, तो वो हो जाएगा रिंगाल यानी कि इमारती लकड़ी। रिंगाल बांस की प्रजाति का एक पौधा है। इसे बौना बांस भी कहते हैं। इसका प्रयोग हस्तशिल्प के लिए किया जा सकता है। यह उत्तराखंड राज्य का प्राचीन शिल्प है। शेष युग्म सुमेलित है, बाकी तीनों सही है। प्रश्न 149 यानी कि 149 है, निम्न में से प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधों को जंतुओं से अलग करता है? तो इसका जो ऑप्शन पढ़ते हैं भाई, कौन सा है जो पौधों को जंतुओं से अलग से श्वसन तथा प्रजनन, माइटोकॉन्ड्रिया तथा सेंट्रोसोम, क्लोरोफिल एवं राजधानी केंद्र तथा कोशिका कला। ठीक है, तो निम्न में से प्रक्रियाओं का कौन सा युग्म पौधों को जंतुओं से अलग कर सकता है? तो पौधों और जंतुओं को अलग करता है। तो देखिए इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा क्लोरोफिल एवं राजधानी। तो पादप और जंतु कोशिकाएं भिन्न होती हैं। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, लवक एवं एक बड़ी केंद्रीय राजधानी मिलती है, जबकि प्राणी कोशिका में अनुपस्थित होती है। इसके अतिरिक्त बैक्टीरिया, नीलहरी शैवाल, लाल शैवाल तथा कॉकों को छोड़कर क्लोरोफिल सभी पौधों में पाया जाता है, जबकि जंतुओं में पर्णहरिम यानी कि क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। प्रश्न 150 है, भोपाल गैस त्रासदी गैस के कारण हुई। भोपाल जो मध्य प्रदेश के भोपाल में जो गैस त्रासदी हुई, जो घटना हुई गैस की, तो वहाँ किस गैस के कारण ये बड़ा घटना हुई? तो देखते हैं, अमोनिया है, मीथेन है, मिथाइल साइनेट है या मिथाइल आइसोसाइनेट है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट है। कब हुआ था देखते हैं, ये बड़ा घटना हुआ था, ये कब हुआ था देखते हैं, है ना, कब हुआ था इसको भी देख लेते हैं हम कि 2 और 3 दिसंबर को यानी कि 2 या 3 दिसंबर 1984 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड, ठीक है, यूसीआईएल कंपनी के प्लांट में मिथाइल आइसोसाइनाइट है ना गैस का रिसाव हुआ था। इस घटना से हजारों लोगों की मृत्यु हो गई थी और लाखों लोग इससे प्रभावित हुए थे। इसी के साथ हमारा जो 2014 का जो सहायक शिक्षक पात्रता परीक्षा का जो वर्ग 3 का जो प्रश्न था 1 से लेकर 150 तक, जो 5 भागों में विभाजित था, वो हमारा संपूर्ण हुआ। अब हम देखेंगे छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि CG टेट 2014 वर्ग 2 का देखेंगे। तो हम ये जो सॉल्व है ये दोनों वर्ग के लिए है, शिक्षक वर्ग के लिए भी और सहायक शिक्षक वर्ग के लिए है। इसमें सिर्फ अंतर इस बात का है कि सहायक शिक्षक में हम ये ईवीएस पार्ट जो हमारा होता है, तो सहायक शिक्षक में जो पर्यावरण भाग होता है तो इसमें हमारा ये विज्ञान के कुछ प्रश्न जुड़ जाते हैं, तो इसलिए हमको देखना इसलिए महत्वपूर्ण हो जाएगा कि ये जो दोनों वर्ग के लिए है तो आप दोनों वर्ग का देखेंगे। तो इसमें जैसे मैथ्स है तो मैथ्स तो दोनों वर्ग में आता है, बशर्ते ये कि सहायक शिक्षक में थोड़ा सा लोअर स्थिति में यानी कि कम आसान गणित का उपयोग किया जा सकता है। गणित कम मतलब कि ये कह सकते हैं कि अच्छे मैथ के सवाल को दिए जाते हैं, जबकि शिक्षक वर्ग 2 में
ऊंचे स्तर के यानी कि कठिन थोड़ा सा गणित को दिया जाता है। और इसमें हम एसएसटी का पार्ट जो देख रहे हैं सामाजिक विज्ञान का, तो उसको इसलिए परीक्षा की दृष्टि जब हम शिक्षक वर्ग 1, 2 या फिर 3 के या फिर वर्ग 1 के 1 के परीक्षा में अगर जा रहे हैं तो हमारे लिए ये प्रश्न है जो व्यापम द्वारा पूछे गए हैं, ये प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमको देखना दोनों भाग को बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं हमारा प्रथम भाग। आइए हम प्रारंभ करते हैं प्रथम भाग यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शरण। तो प्रश्न 1 है हमारा, भूख और प्यास है। भूख और प्यास क्या है? ऑप्शन देखते हैं, व्यक्तिगत प्रेरणा है, जन्मजात प्रेरणा है, सामाजिक प्रेरणा है या अर्जित प्रेरणा है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा बी यानी कि जन्मजात प्रेरणा है। भूख और प्यास जन्मजात प्रेरणा के उदाहरण है। जन्मजात प्रेरक व्यक्ति में जन्म से ही पाए जाते हैं। इसको जैविक अथवा शारीरिक प्रेरक भी कहा जाता है। ये प्रेरक व्यक्ति के जीवन के आधार हैं तथा इनमें पूर्ण न होने से व्यक्ति का शारीरिक एवं मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाता है। सबसे सामान्य प्राथमिक प्रेरक भूख, प्यास, आराम, नींद है। प्राथमिक प्रेरक को जन्मजात प्रेरक के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह बिना सीखे हुए प्राप्त होते हैं। ठीक है, क्योंकि यह बिना सीखे हुए प्राप्त होते हैं, है ना। प्रश्न 2 देखेंगे हम, कक्ष में शिक्षक और विद्यार्थियों को मध्य संप्रेषण होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? ऑप्शन देखते हैं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए, विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, शिक्षण केंद्रित होना चाहिए या कहें उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। तो सही उत्तर है वो है उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए। कक्षा में शिक्षक एवं विद्यार्थियों के मध्य संप्रेषण उद्देश्य केंद्रित होना चाहिए जिससे कि पढ़ाई की जा सके तथा विषय वस्तु का अधिकाधिक साध्य हो सके। कक्षा संप्रेषण कक्षा में शिक्षक और छात्रों के बीच एक अंतःक्रिया है। यह शाब्दिक, गैर शाब्दिक, लिखित, एक तरफा या दो तरफा हो सकता है। ठीक है, प्रश्न हम 3 देखेंगे। यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर से पहुंचता है तो आप क्या करेंगे? उसे डांटेंगे ताकि वह गलती दोबारा न करे, प्रधानाचार्य से बताएंगे, उसके माता पिता समय में बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे। तो सही उत्तर है वो है डी यानी कि बच्चे से बातचीत करके कारण जानने का प्रयास करेंगे। अगर एक अच्छे शिक्षक हैं, बच्चे क्लास में और बच्चा कक्षा में लेट से आ रहा है तो आप जानना चाहेंगे कि भाई बच्चा क्यों लेट से आ रहा है, उसके पास क्या ऐसी समस्याएं हैं जिसको समाधान किया जा सकता है। तो आइए देखते हैं क्या बोलते हैं। यदि कोई बच्चा विद्यालय में हमेशा देर पहुंचता है तो एक शिक्षक को उसे देर से आने के कारण का पता लगाना चाहिए क्योंकि कई संभावित कारण हैं। कारणों पर विचार करना ही समस्या का समाधान, जिससे उचित प्रतिक्रियाओं और रणनीतियों में मदद मिल सकती है। प्रश्न 4 है ना, वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? तो देखते हैं उपयुक्त उपागम कौन सा। ऑप्शन पढ़ते हैं हम, व्यवहारवादी उपागम, सृजनवादी उपागम, संरचनात्मक उपागम, मानवतावादी उपागम। तो वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम जो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि सृजनवादी उपागम है। और सृजनवादी उपागम बच्चों के अनुभवों और जरूरतों को प्रधानता देता है। यह दृढ़ता से मानता है कि जब बच्चों को अपनी गति से काम करने की स्वतंत्रता दी जाती है तो वे अवधारणाओं को कुशलता से आत्मसात करने की क्षमता विकसित करते हैं। प्रश्न 5 है, स्कूलों में आधारित शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है? स्कूलों में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है? तो ऑप्शन पढ़ते हैं हम, स्नेह है, क्रोध है, दोषारोपण है या घृणा है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा घृणा हो जाएगा। प्रश्न को फिर से पढ़ते हैं, स्कूलों में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए किसका सर्वाधिक अभाव पाया जाता है? तो स्कूलों में अधिकार शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए घृणा की भावना का सर्वाधिक अभाव पाया जाता है। शिक्षक को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में प्रबंधक, सूत्रधार, परामर्शदाता, निर्माता, नेता आदि जैसे कई भूमिकाएं निभानी होती हैं। उन्हें एक कक्षा में सभी गतिविधि जो शिक्षार्थियों के इर्द गिर्द तैयार की जाती है का प्रबंधन करना होता है। तो यहाँ पे घृणा का वो चीज लिया गया है ऑप्शन में। ठीक है, प्रश्न 6 है हमारा, परीक्षा में विद्यार्थियों से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने चाहिए? तो इसका जो ऑप्शन पढ़ते हैं हम, स्मृति एवं समझ आधारित, वस्तुनिष्ठ एवं विषयगत, समझ एवं अनुप्रयोग आधारित, और ऑप्शन नंबर डी है केवल वस्तुनिष्ठ। तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी है, समझ एवं अनुप्रयोग आधारित। परीक्षा में विद्यार्थियों से समझ एवं अनुप्रयोग आधारित प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि समझ और ज्ञान पर आधारित प्रश्न बालक के मानसिक स्तर का पता लगाने में सहायक होते हैं। स्मृति पर आधारित एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों से विद्यार्थियों की रहने की क्षमता विकसित होती है। प्रश्न 7 है, एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी है, यह स्थिति उत्पन्न करती है। तो इसका जो उत्तर करती है इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वो डी है यानी कि सीखने के संबंध संसाधन। तो एक कक्षा में बहुभाषी विद्यार्थी है तो यह स्थिति
सीखने के समृद्ध संसाधन के रूप में है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा के अनुसार बहुभाषिता को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण संसाधन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अतः कक्षा में उपस्थित कोई बहुभाषी विद्यार्थी सीखने अधिगम हेतु एक समृद्ध संसाधन है। प्रश्न 8 देखेंगे हम, यदि कक्षा में पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे? मैं क्या कर सकता हूँ, इसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है, देखते हैं, उसमें हमको ढूंढना है। कोई ध्यान नहीं देंगे और पढ़ाना जारी रखेंगे, पढ़ाना बंद कर देंगे, बच्चों को ध्यान देने को कहेंगे, कारण जानने की कोशिश करेंगे। इसमें सही ऑप्शन है वो है डी, क्योंकि अगर कोई पढ़ना बंद कर रहा है तो उसका कारण जानेंगे, भाई आखिर ऐसा क्यों है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंदर यदि छात्र पढ़ने में रुचि लेना बंद कर दे तो निश्चित ही यह एक बड़ी समस्या है। अतः ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को चाहिए कि वह इस समस्या का कारण जानने को कोशिश करे तथा समाधान करे। एक शिक्षक को हमेशा रचनात्मक होना चाहिए ताकि वे विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए अनुभव एवं नए तरीके अपनाएं, बच्चे को अधिगम के केंद्र में रखें जिसमें बच्चों की रुचि अधिगम प्रक्रिया को बनी रहे। ठीक है, निष्पत्ति लब्धि यानी कि बुद्धि IQ AQ का सूत्र होता है, तो इसका जो उत्तर है AQ बराबर EA/MA है ना, मल्टीप्लाई 100, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा। निष्पत्ति लब्धि है ना, अचीवमेंट क्वोटिएंट शैक्षिक उपलब्धि के आकलन का एक महत्वपूर्ण सूचकांक है। इसे छात्र की शैक्षिक आयु यानी कि एजुकेशनल एज के अनुपात में 100 से गुणा करके प्राप्त किया जा सकता है। जिससे निष्पत्ति लब्धि यानी AQ बराबर शैक्षणिक आयु EA/, मानसिक आयु MA गुणे 100 कर देना चाहिए, इसलिए इसका सही उत्तर डी होगा। प्रश्न 10 देखेंगे हम, उच्च प्राथमिक स्तर पर। प्रश्न 10 देखेंगे हम, उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षक को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वे पढ़ते हैं। क्यों चाहिए? क्योंकि इसके माध्यम से बच्चे की समस्या की पहचान कर सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे, अपना स्वयं का विकास कर पाएंगे, बच्चों को प्रभावी ढंग से पढ़ा पाएंगे, शोध करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ये, क्योंकि इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान एवं सुधार का कौशल विकसित कर पाएंगे। यही महत्वपूर्ण है एक शिक्षक के लिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों को क्रियात्मक शोध का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि वे इसके माध्यम से बच्चों की समस्या की पहचान कर सुधार करने का कौशल विकसित कर पाएंगे। क्रियात्मक शोध भाषा शिक्षण प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं के समाधान हेतु शिक्षण के साथ साथ चलने वाला शोध कार्य है। प्रश्न 11 देखेंगे हम कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने 6 से 14 वर्ष आयु के विद्यालय कभी न गए अथवा विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु क्या किया है, उसको देखते हैं। ऑप्शन पढ़ते हैं। विशेष पाठ्यक्रम लागू करने पर जोर दिया है, विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया है, अलग से विद्यालय खोलने की बात कही है, या अलग से शिक्षक नियुक्त करने की बात करते हैं। तो सही उत्तर है वो है बी, यानी कि विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 ने 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को विद्यालय कभी न गए अथवा विद्यालय शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा में जोड़ने हेतु विशेष प्रशिक्षण लागू करने पर जोर दिया गया है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अनुसार किसी भी बच्चे को कक्षा 8 तक स्कूल से निकालने की अनुमति नहीं है। सतत व्यापक मूल्यांकन प्रणाली की स्थापना 2009 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत की गई है। इसके लिए जो साक्षरता के माध्यम से भी बच्चों को पढ़ाई किया जा सकता है। ठीक है, संतुलित या साक्षरता के माध्यम से। प्रश्न 12 है, निम्नलिखित को सुमेलित। प्रश्न क्रमांक 12 है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2। प्रश्न 1, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करते हैं। ये मिलान करते हैं हम। एक तत्व सिद्धांत है, एक तत्व सिद्धांत को किसने दिया, तो एक तत्व सिद्धांत को किसने दिया, तो एक तत्व सिद्धांत को बीने ने दिया। ठीक है, एक तत्व सिद्धांत को किसने दिया, तो एक तत्व सिद्धांत को बीने ने दिया। और बहुतत्व सिद्धांत को किसने दिया, बहुतत्व सिद्धांत को थॉर्नडाइक ने दिया। और समूह तत्व सिद्धांत को थर्नस्टन ने दिया, समूह तत्व सिद्धांत को थर्नस्टन ने दिया। और त्रिआयाम सिद्धांत को गिलफोर्ड ने दिया। ठीक है, ये समझ में आ गया। फिर से कह देता हूँ, एक तत्व सिद्धांत बीने ने दिया, बहुतत्व सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया, समूह तत्व सिद्धांत थर्नस्टन ने दिया और त्रिआयाम सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया। प्रश्न 13 है, देखेंगे हम। प्रश्न 13 देखेंगे हम, यदि आपकी कक्षा का कोई बच्चा प्रायः चुप रहता है तो आप क्या करेंगे। उसकी ऑप्शन देखते हैं कि भाई हम क्या कर सकते हैं, क्या कह रहा है, क्या सही होगा। उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे, उसको किसी मनोवैज्ञानिक के पास ले जाएंगे, उसे चुप रहने के कारण को जानने पर प्रयास करेंगे, उसके माता पिता से बात करेंगे। इसका जो सही आंसर होगा वो सी है। यदि हमारे कक्षा में कोई बच्चा बैठा है, चुपचाप है, तो हम जरूर कोशिश करेंगे कि उसे चुप रहने के कारण को जानने का प्रयास करेंगे। भाई आप बच्चा, तुम क्यों चुप हो, क्या हो गया है, तुमको कुछ बोल दिया है,
कोई समस्या है? इन सब चीज़ों को जानने के लिए हम उससे बातचीत करेंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। यदि कक्षा में कोई बच्चा प्रायः चुपचाप रहता है तो हम उसके चुप रहने का कारण जानने का प्रयास करेंगे तथा शिक्षक होने के नाते हम बच्चे से बात करेंगे, उसे हर गतिविधि में भाग लेने के लिए प्रेरित करेंगे, उसका इंटरटेनमेंट देखेंगे, किस तरह से है उस दिशा में उसकी प्रतिभा को विकसित होने का मौका देंगे। प्रश्न 14 है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है। प्रश्न 14 है यहाँ पे, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य है। ठीक है, क्या तात्पर्य देखते, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन नियमित रूप से मासिक परीक्षा लेना, सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्रों को नियमित रूप से आंकलित करना, नियमित रूप से कक्षा में गतिविधि आयोजन करना या अंक या ग्रेड प्रदान करना। जी नहीं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बी, यानी कि सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्रों को नियमित रूप से आंकलित करना है। देखिए क्या बोलता है, इसका जो एक्सप्लेनेशन है, सारांश है, समरी है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से तात्पर्य सीखने की प्रक्रिया के दौरान शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्रों को नियमित रूप से आंकलित करना है। सतत और व्यापक मूल्यांकन सी उद्देश्य यह है कि विकास के सभी पक्षों का मूल्यांकन करना, क्योंकि यह संज्ञानात्मक, मनोप्रेरणा और भावात्मक क्षेत्र सहित छात्रों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना है। प्रश्न 15 है, बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है। प्रश्न 15 देखेंगे हम कि बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन पढ़ते हैं, गृह कार्य प्रदान करना, बालक को एक प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना, बालक के अनुभव को प्राथमिक प्रदान करना और बालक की सृजनात्मकता को बढ़ावा देना। बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत क्या सम्मिलित नहीं है? नहीं है, हमको ये ध्यान देना नहीं है, लेकिन ये गलत बात की बात कर रहा है, गलत बात की बात कर रहा है, तो हम गलत से गलत की ओर जाएंगे। ठीक है, तो यही बोल रहा है कि नियमित रूप से मासिक क्या बोलता है, गृह कार्य प्रदान करना, है ना। बालक केंद्रित शिक्षा के लिए गृह कार्य क्यों देंगे भाई उसको, यही हमारा गलत होगा, है ना। बालक केंद्रित शिक्षा, बालक का केंद्र बाल, है ना, बाल केंद्रित शिक्षा है, इसका जो गृह कार्य नहीं देंगे। बाकी बाल केंद्रित शिक्षा का क्या मतलब है उसको देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा, है ना, बालक का केंद्र बिंदु बालक होता है ना, बालक का केंद्र बिंदु बालक होता है। इसके अंतर्गत बालक को प्रेरित करने, उसके अनुभवों को प्राथमिकता देने तथा उसकी सृजनात्मकता को बढ़ावा देने, बालकों में उसके सभी पक्षों को सामाजिक, सांस्कृतिक, चारित्रिक, खेल, नेतृत्व विकसित करने पर बल देना चाहिए। इसके माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास हो पाएगा। ठीक है, अतः बालक केंद्रित शिक्षा के अंतर्गत गृह कार्य प्रदान करना सम्मिलित नहीं है। ठीक है, प्रश्न 16 देखेंगे हम लोग, यानी कि प्रश्न 16 को पढ़ते हैं। क्या कहना चाह रहा है कि प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है, यह कथन दिया गया है। किसने दिया है? टर्मन एवं ओडम द्वारा दिया गया है, या कैरल एवं मार्टिन्स द्वारा दिया है, कि R.W. टेलर द्वारा दिया है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर दिया है उन्होंने, सही ऑप्शन जो है इसमें सी होगा, यानी कि R.W. टेलर द्वारा, है ना। कथन प्रतिभाशाली बालक, कथन क्या कहता है? प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता विशिष्ट होना है, यह कथन R.W. टेलर द्वारा दिया गया है। प्रश्न 17 देखेंगे हम कि बच्चों को सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान वे उस कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं, इसकी जानकारी इन्हें क्या है। देखिए क्या ऑप्शन देता है, कार्य समाप्त होने के पश्चात दी जानी चाहिए, कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए, कार्य के रूप में एक बार दी जानी चाहिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी, यानी कि कार्य करते समय सतत रूप से दी जानी चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत एक शिक्षक को चाहिए कि वह समय समय पर निरंतर रूप से बच्चों को उनके द्वारा किए जा रहे कार्य की जानकारी देते रहें। ऐसा करने से बच्चे अपने कार्य को और बेहतर तरीके से कर पाते हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अंतर्गत बच्चे द्वारा किए जा रहे कार्य की जानकारी कार्य समाप्त होने के पश्चात नहीं दी जानी चाहिए, इससे बच्चों को सुधार करने का अवसर नहीं मिलता है। ठीक है, बच्चे को सुधार करने का अवसर नहीं मिलता है। प्रश्न 18 देखेंगे हम, यदि आपकी कक्षा में कोई बच्चा अधिगम अक्षम हो तो आप क्या करेंगे। अधिगम अक्षम की बात कर रहा है, यानी कि वो अक्षमता से है, उस अधिगम को नहीं लर्न कर पा रहा है, उसमें एक तरह की बाधिता उत्पन्न है, तो हम क्या करेंगे। देखते हैं क्या है, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देंगे, उसकी अक्षमता किस प्रकार की है जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे, उसकी अतिरिक्त कक्षा लेंगे, उसकी बैठक व्यवस्था कक्षा के बुद्धिमान बच्चों के साथ करेंगे। इसका सही उत्तर है वो होगा बी होगा, यानी कि उसकी अक्षमता किस प्रकार की है जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे, उस टाइप से गतिविधि देंगे कि हाँ धीरे धीरे उसको लेवल में लेके जाएंगे। ठीक है, तो कक्षा में कोई बच्चा अधिगम अक्षम हो तो उसकी अक्षमता किस प्रकार की है यह जानकर उसको सिखाने का प्रयास करेंगे। सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण है कि शिक्षकों को आवश्यकता पड़ने पर छात्रों की मदद करना। जब भी विशेष बच्चे
को जरूरत महसूस हो शिक्षक को स्वयं उपलब्ध रहना चाहिए, ये बात कह रहा है। प्रश्न 19 से हम राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की एनसीएफ 2005 यानी कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 की संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? संस्तुतियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। विश्वविद्यालयों को राजनीति से मुक्त रखना है, ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना है, राष्ट्र के नहीं है, सत्य नहीं है, यानी कि गलत की ओर जा रहा है, गलत हमको ढूंढना है। राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों का सम्मान, परीक्षाओं में लचीलापन, है ना। तो हमारा बी ऑप्शन भी सही है। बी तो सही बोल रहा है कि भाई राष्ट्रीय पाठचर्या एनसीएफ 2005 कहता है कि ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ना है, सही बात है। राष्ट्र के प्रजातांत्रिक मूल्यों को सम्मान करना, ये भी सही बात है ना। परीक्षाओं में लचीलापन लाना है, फ्लेक्सिबिलिटी लाना है, ये भी सही है। गलत क्या कह रहा है? एनसीएफ 2005 ये नहीं कहता है कि विश्वविद्यालय को राजनीति से मुक्त रखना चाहिए, है ना, ये नहीं कहा है, इसलिए ऑप्शन नहीं है, तो गलत की ओर जाएगा, यानी कि एक होगा। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 स्कूलों के बाहरी जीवन को ज्ञान से जोड़ना है, यह सुनिश्चित करना कि शिक्षण क्रम को समृद्ध करना, ताकि यह पाठ्य पुस्तकों के आगे बढ़े और परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाना और कक्षा जीवन के साथ उन्हें एकीकृत करना है। एनसीएफ 2005 में विश्वविद्यालय को राजनीति से मुक्त रखने की संस्कृति के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। प्रश्न 20 देखेंगे कि बच्चे के भाषाई विकास के लिए जरूरी है। बच्चे के भाषाई विकास के लिए जरूरी है, क्या जरूरी है देखते हैं ऑप्शन को। इनको अधिक से अधिक अपने विचार व्यक्त करने के अवसर देने चाहिए, भाषाई कौशलों के विकास हेतु गतिविधियां आयोजित करनी चाहिए, लिखना पढ़ना बोलना तथा सुनने का अभ्यास कराना चाहिए उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर है चारों होगा। चारों इसलिए होगा क्योंकि चारों सही कह रहे हैं, चारों बच्चे के भाषाई विकास के लिए महत्वपूर्ण है। मनुष्य में भाषा का विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन के आरंभ से ही शुरू हो जाती है, ठीक है। और बच्चों के आभासी विकास के लिए जरूरी है। उनसे अधिक अपने विचार व्यक्त करने के अवसर देने चाहिए, भाषाई कौशलों के विकास हेतु गतिविधियां आयोजित की जानी चाहिए तथा लिखना पढ़ना बोलना तथा सुनना का अभ्यास करना चाहिए, है ना। LSRW का अभ्यास कराना चाहिए बच्चा, जिससे बच्चा का शारीरिक मानसिक लेखन स्मृति भाषा का भी विकास हो पाए, ठीक है। प्रश्न हम देखेंगे प्रश्न 21 यानी कि 21, कक्षा कक्ष में बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? प्रश्न ऑप्शन देखते हैं। कक्षा कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप रोज एक जैसी होनी चाहिए, एक ही लाइन में बच्चों को बैठा देना चाहिए, इस प्रकार से हो कि वे एक दूसरे से बातचीत न कर सकें। इसका जो सही ऑप्शन होगा ये है, कक्षा कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप ही हम बैठा सकते हैं, है ना। कक्षा कक्ष में बैठक व्यवस्था कक्षा कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप होना चाहिए। कक्षा कक्ष में बैठने की व्यवस्था छात्र के सीखने संबंधों को प्रभावित करती है। सामान्य तौर पर छात्र केंद्रित तरीके से डिजाइन किए गए कक्षा कक्ष ज्ञान और सहयोग के शिक्षार्थी निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए छात्र सीखने में सहायता कर सकते हैं। प्रश्न 22 है, यानी कि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है। ऑप्शन पढ़ते हैं। स्वयं की क्षमताओं एवं कमजोरियों की पहचान करना, दूसरों को प्रेरित करने का कौशल, विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल और दूसरे के साथ बातचीत करने का कौशल। इसका जो सही आंसर है वो है सी, यानी कि विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य ऐसी सामान्य मानसिक क्षमता से है जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति विभिन्न व्यक्तियों को समझाता है। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि क्या है कि किसी व्यक्ति के दूसरे को समझने और सामाजिक अंतःक्रियाओं की क्षमता को संदर्भित करती है। वे दूसरों की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझ सकते हैं और दूसरे से अच्छी तरह से जुड़ सकते हैं। तो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि से तात्पर्य है कि विभिन्न व्यक्तियों को समझने का कौशल, ठीक है। प्रश्न हम देखेंगे 23, वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका क्या है? ऑप्शन देखते हैं। ज्ञान देने वाली, सुगमकर्ता की, मित्र की या प्रबंधन की। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो सुगमकर्ता की। वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका सुगमकर्ता की है, जो आवश्यकता पड़ने पर सहायता और सलाह देना और आवश्यक होने पर आवश्यक पाठ यानी कि सहायता, है ना, इसके फोल्डिंग जिसको बोलते हैं पाठ को, और कौशल का शिक्षण प्रदान करना है तथा ऐसे वातावरण का निर्माण करना है जहां बच्चे स्वयं अपनी वास्तविकता क्षमता एहसास कर सके और ज्ञान का निर्माण कर सके, ठीक है ना, निर्माण कर सका। प्रश्न देखेंगे हम 24, आपको लगता है कि आपकी कक्षा में कुछ बच्चे बहुत तेज गति से सीख रहे हैं और कुछ धीमी गति से, इस परिस्थिति में आप क्या करेंगे, है ना। ऑप्शन पढ़ते हैं भाई, हम क्या कर सकते हैं, क्या बोल रहा है ना, प्रश्न क्या बोल रहा है वो हम क्या कर सकते हैं। अपना दिमाग लगाते हैं कि तेज गति से सीखने वाले बच्चों को आगे बैठने देंगे, धीमी गति से सीखने वाले पर कोई ध्यान नहीं देंगे, इस बात पर कोई ध्यान नहीं देंगे, तेज गति से सीखने वाले बच्चे की सहायता धीमी गति से सीखने वाले बच्चे को सिखाने हेतु देंगे, ये सही बात है, ठीक है। उन्हीं के बीच की चीज़ों को उन्हीं के बीच में लगा दिया जाएगा, है ना।
इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। हर छात्र मनोवैज्ञानिक पहलुओं जैसे बुद्धि, व्यक्तित्व आदि पर दूसरों से अलग होता है। हर बच्चे की सीखने की गति अलग होती है और सभी बच्चे के लिए एक ही तरीका लागू नहीं हो सकती है। अतः जब कक्षा में कुछ बच्चे बहुत तेज गति से सीख रहे होते हैं और कुछ धीमी गति से, तो इस परिस्थिति में तेज गति सीखने वाले बच्चे की सहायता धीमी गति सीखने वाले बच्चे को सीखने हेतु देंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर हम 25 यानी कि 25 देखेंगे। ठीक है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो, क्या कौन है भाई अच्छा शिक्षक? देखते हैं ऑप्शन में। कक्षा में बातचीत रोकने में सफल हो जाता है, बातें करने वालों को दंडित करना, उदासीन, जो सोचता है कि बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो यही है एक शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में, यही है ऑप्शन नंबर डी कहता है। ठीक है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की दृष्टि से एक अच्छा शिक्षक वह है जो शिक्षार्थियों को उत्साहित करे, प्रेरित करे, प्रोत्साहित करे, शिक्षित करे और बातचीत को सीखने के संसाधन के रूप में उपयोग करे। शिक्षक सुगम करता होता है, तानाशाह नहीं, इसलिए वह अपने छात्रों को ज्ञान प्राप्त करने और फिर संगठित करने में सहायता प्रदान करता है। प्रश्न नंबर 26 से परियोजना विधि के प्रतीकात्मक है। आखिर परियोजना विधि को किसने दिया था? दुर्खिम ने दिया था, प्लेटो ने दिया था, किलपैट्रिक ने दिया था या सुकरात ने दिया था? तो ये परियोजना विधि जो दिया था वो किलपैट्रिक ने दिया था। ठीक है। किलपैट्रिक ने क्यों दिया, वो किस लिए दिया? परियोजना विधि की मूल अवधारणा जो है जॉन डीवी के द्वारा दी गई थी तथा उसके शिष्य किलपैट्रिक ने इस विधि को प्रतिपादन किया है ना। समझिएगा बात को। परियोजना विधि का मूल अवधारणा अगर पूछता है तो हम जॉन डीवी को देंगे, लेकिन इसको विधि को प्रतिपादन किसने किया? तो उनके शिष्य जो है जॉन डीवी शिष्य किलपैट्रिक ने थे इस विधि को प्रतिपादन किया। तो कहा जा सकता है कि परियोजना विधि प्रतीकात्मक किलपैट्रिक है। प्रश्न नंबर 27 देखेंगे हम कि मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन पढ़ते हैं हम कि 3 महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं भाई। देखें, उद्देश्य, अधिगम, अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण, छात्र अध्यापक व उद्देश्य, छात्र समाज व अधिगम के अनुभव, छात्र परीक्षा व परिणाम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए होगा, यानी कि उद्देश्य, अधिगम, अनुभव व मूल्यांकन के उपकरण। आंसर ए है, यानी कि मूल्यांकन 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 मूल्यांकन। कक्षा अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ बच्चे के सीखने की गति, अवधारणा, ज्ञान, अभिवृद्धि, कौशल, व्यवहार, अनुभव आदि को जानने के लिए योजनाबद्ध विश्लेषण एवं सुझाव देने की प्रक्रिया है, जिससे विकास की गति बेहतर होती है, जिससे विकास की गति बेहतर होती है क्योंकि आवश्यक सुधार पर उपलब्धि स्तर को बढ़ाया जा सकता है। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उद्देश्य, अधिगम, अनुभव और मूल्यांकन के उपकरण, इसलिए इसका सही उत्तर ए होगा। प्रश्न हम 28 देखेंगे। प्रश्न हम 28 देखेंगे कि कक्षा कक्ष का वातावरण होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? देखते हैं। शांतिपूर्ण होना चाहिए, शोरगुल से भरा होना चाहिए, अनुशासन से पूर्ण होना, मित्रतापूर्ण होना चाहिए। इसका सही उत्तर है बच्चे को शांतिपूर्ण यानी कोई नियम लागू हम नहीं कर सकते हैं, शोरगुल से भरा होना चाहिए ये भी नहीं कह सकते हैं, अनुशासन से पूर्ण होना चाहिए ये भी नहीं कह सकते हैं, मित्रतापूर्ण होना चाहिए कक्षा, जहाँ बच्चे को भारीपन न लगे, बर्डन न लगे। इसलिए ऑप्शन नंबर डी होगा, मित्रतापूर्ण। कक्षा कक्ष का वातावरण मित्रतापूर्ण होना चाहिए। मित्रतापूर्ण वातावरण अधिगम, भागीदारी और सहभागिता को प्रोत्साहित करता है। इसे विभिन्न अधिगम की शैलियों, क्षमताओं और रुचियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को भी पूरा किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 29 से कठोर शिल्प उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो कठोर शिल्प उपागम जो है पढ़ते हैं भाई किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर ए बोलता है औद्योगिक, बी बोलता है इंजीनियरिंग, सी बोलता है व्यवसायिक, डी बोलता है अनुदेशन। तो जो सही उत्तर होगा वो इंजीनियरिंग है ना, कठोर शिल्प है ना। कठोर शिल्प उपागम इंजीनियरिंग सिद्धांत पर आधारित है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए जब यंत्रों का प्रयोग करते हैं तो इसे कठोर शिल्प उपागम कहते हैं। ठीक है। इसलिए ऑप्शन नंबर 29 यानी कि कठोर शिल्प उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो वह इंजीनियरिंग पर आधारित है। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे हम, किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का समायोजन करता है ना। ऑप्शन नंबर 30 देखेंगे, किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का समायोजन करते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न। शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन में सामना करते हैं, अपने साथियों में समायोजन करना, अपने माता पिता समायोजन करना है, पढ़ाई संबंधित समायोजन करना। तो किशोरावस्था जो होता है एक तनाव या फिर परिवर्तन का अवस्था होता है, इसलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन से सामना करते हैं। मानसिक परिवर्तन होता है, शारीरिक परिवर्तन होता है, आवाज़ भारी होता है ना, शरीर चौड़ा होता है, दाढ़ी मूछें आते हैं, जननांगों में बाल आते हैं, महिलाओं में उभरा हुआ वो चीज़ स्तन आता है। तो ये सब चीज़ें, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी किशोरावस्था। किशोरावस्था जो है तूफान और झंझावत की अवस्था होती है। किलपैट्रिक ने किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल माना है।
स्टेनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था है। इस अवस्था में बालक बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। इस अवस्था में बालक सामान्यतः शारीरिक और मानसिक परिवर्तन के समायोजन करने में कठिनाई महसूस करता है। ठीक है, इसी के साथ हमारा जो 2014 का जो शिक्षक वर्ग 2 का था, तो CDP यानी कि बाल विकास का 30 प्रश्न हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम दूसरा भाग देखेंगे उसी का, हिंदी है ना। धर्म कर्म किस प्रकार का शब्द है? धर्म कर्म किस प्रकार का शब्द है? विकारी शब्द है, युग्म शब्द है, विशेषण शब्द है, अवयव शब्द है? तो धर्म कर्म जो है युग्म शब्द है। ठीक है, धर्म कर्म युग्म शब्द है। युग्म शब्द है। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द प्रयुक्त होते हैं जिनका उच्चारण मात्रा या वर्ण के हल्के हेरफेर के सिवाय प्रारंभ समान है किंतु अर्थ में भिन्नता है। जैसे धर्म, धर्म धारण करना, कर्म क्रिया काम करना, है ना। अली भौरा, अली सखी। प्रश्न 32 देखेंगे। मैंने तो कुछ नहीं किया प्रस्तुत वाक्य में तो व्याकरण की दृष्टि से क्या है? मैंने तो कुछ नहीं किया प्रस्तुत वाक्य में तो तो के बारे में पूछ रहा है, तो व्याकरण की दृष्टि से क्या है? तो ठीक है, तो ये क्या है? क्रिया विशेषण है, कर्ता है, या कारक है, या निपात है? निपात है ना। मैंने तो कुछ नहीं किया प्रस्तुत वाक्य में तो व्याकरण की दृष्टि से निपात है। वाक्य में जो अवयव किसी शब्द या पद के बाद लगकर, है ना, वाक्य में जो अवयव किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल या भाव उत्पन्न करने में सहायता करते हैं, उन्हें निपात कहते हैं। जैसे ही, तो, भी, इत्यादि। निपात क्या क्या है? ही, तो, भी निपात कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 33 देखेंगे हम। प्रश्न नंबर 33 यानी कि 33 देखेंगे हम। किए गए प्रश्न नंबर 33 किए गए उपकार का फल न मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। किए गए उपकार का फल न मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए है कृतधन, ऑप्शन नंबर बी है कृतज्ञ, ऑप्शन नंबर सी है अपकृत और ऑप्शन नंबर डी है उपकृत। तो इसका जो सही उत्तर होगा, किए गए उपकार का फल न मानने वाला वो कृतधन होता है। ठीक है, वाक्यांश है, सबका एक शब्द। किए गए उपकार का फल न मानने वाला को हम कृतधन बोलते हैं, किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ बोलते हैं, और जिसके साथ उपकार किया गया हो उसे उपकृत बोलते हैं, जिसके साथ उपकार न किया गया हो वो अपकृत कहलाता है। प्रश्न हम 34 यानी कि 34 देखेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य कौन सा है देखते हैं। प्रश्न पढ़ते हैं, शब्दों को पढ़ते हैं। तुलसी की कविता में माधुर्यता है। तुलसी की कविता माधुर्य गुण प्रधान है। तुलसी की कविता में माधुरतापन है और तुलसी की कविता मधुराई से पूर्ण है। तो इसका सही उत्तर होगा तुलसी की कविता माधुर्य गुण प्रधान है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। दिए गए वाक्यों में तुलसी की कविता माधुर्य गुण प्रधान है शुद्ध वाक्य, अन्य वाक्य अशुद्ध है क्योंकि माधुर्यता अशुद्ध शब्द है। इसका शुद्ध रूप माधुर्य यानी कि मधुरता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 35 देखेंगे। न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी का भाव है। ठीक है, काम ऑप्शन पढ़ते हैं। न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी का भाव है। काम न करने का बहाना बनाना, खूब काम करना, काम से दिल उबना या काम में आलस करना। तो इसका सही उत्तर है ए। ये गांव में इसको लोकोक्ति या कहावत भी कहते हैं। दिए गए लोकोक्ति में ऑप्शन नंबर ए है काम न करने का 100 बहाना बनाना। दिए गए लोकोक्ति न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी का अर्थ है काम न करने का बहाना बनाना। वाक्य प्रयोग है। महेश आगे की पढ़ाई करना चाहता है। महेश आगे की पढ़ाई करना चाहता था पर घर वालों ने ऐसी शर्त रखी जिसे सुनकर उसने कहा न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। ठीक है, इसी प्रकार हम देखेंगे प्रश्न नंबर 39 यानी कि 36 प्रश्न नंबर 36 यानी कि 36 से 39 39 तक निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक अध्ययन करके इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश जब भी हम सॉल्व करते हैं, है ना, पैसेज जिसको हम लोग कहते हैं, उसको हम लोग 2 से 3 बार पढ़ना होता है, आसान भाषा में और समझ के पढ़ना होता है। आइए पढ़ते हैं। मनुष्य नाशवान प्राणी है, वह जन्म लेने के बाद मरता अवश्य है। अन्य लोगों की भांति महापुरुष भी नाशवान है, वे भी समय आने पर अपना शरीर छोड़ देते हैं, पर वे मरकर भी अमर हो जाते हैं। वे अपने पीछे छोड़े गए कार्य के कारण अन्य लोगों के द्वारा याद किए जाते हैं। उनके ये कार्य चिरस्थायी होते हैं और समय के साथ साथ परिणाम और बल में बढ़ते जाते हैं। ऐसे कार्य के पीछे जो उच्च आदर्श होते हैं वे स्थायी होते हैं और बदली परिस्थितियों में ये नए वातावरण के अनुसार अपने ओर को ढाल लेते हैं। संसार ने पिछली 25 शताब्दियों से भी अधिक में जितने भी महापुरुषों को जन्म दिया है उनमें गांधी जी को यदि बड़ा माना जाता है तो भविष्य में भी उन्हें सबसे बड़ा माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की गतिविधियों को विभिन्न भागों में नहीं बांटा बल्कि जीवन धारा को हमेशा एक और अविभाज्य माना,
जिन्हें हम सामाजिक, आर्थिक और नैतिक के नाम से पुकारते हैं। वे वास्तव में उसी धारा की उपधाराएं हैं, उसी भाव के अलग अलग पहलू हैं। उन्होंने सदा साध्य को ही महत्व नहीं दिया, बल्कि उस साध्य को पूरा करने के लिए अपनाए जाने वाले साधनों का भी ध्यान रखा। साध्य के साथ साथ उनकी पूर्ति के लिए अपनाए गए साधन भी उपयुक्त होने चाहिए। तो आइए प्रश्न देखते हैं, सामान्य पुरुष की तुलना में महापुरुष में सर्वाधिक विशेषता क्या है? ऑप्शन देखते हैं, महापुरुष के कार्य समय के साथ परिणाम और बल में बढ़ते जाते हैं। महापुरुष मरकर भी अमर हो जाते हैं। महापुरुष शरीर छोड़ने के बाद भी लोगों द्वारा याद किए जाते हैं। या महापुरुष जीवन में महान कार्य करते हैं। इसका सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महापुरुष जीवन में महान कार्य करना है। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार सामान्य पुरुष और महापुरुष जन्म लेने के बाद मरते अवश्य हैं, लेकिन सामान्य पुरुष के मरने के बाद कोई याद नहीं करता, जबकि महापुरुष मरने के बाद अमर हो जाते हैं। उन्हें उनके महान कार्यों के कारण याद किया जाता है, जैसे कि महात्मा गांधी। प्रश्न 37 देखते हैं, महापुरुष मरकर भी अमर क्यों हो जाते हैं? ऑप्शन देखते हैं, महापुरुष बदली परिस्थितियों में नए वातावरण के अनुसार अपने को ढाल लेते हैं। उनके कार्य भावी पीढ़ी के लिए अनुकरणीय होते हैं। महापुरुष आजीवन लोक मंगल के साधन में तत्पर रहते हैं। वे अपने पीछे छोड़ गए चिरस्थायी आदर्श कार्यों के कारण अन्य लोगों को याद किए जा सकते हैं। यही इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर डी। महापुरुष मरकर भी अमर इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वे अपने पीछे छोड़े गए चिरस्थायी आदर्श कार्यों के कारण अन्य लोगों को द्वारा याद किए जाते हैं। प्रश्न हम 38 देखेंगे, यानी कि 38। गांधी जी को सबसे बड़ा महापुरुष क्यों माना जाता है ना? ऑप्शन देखते हैं, क्योंकि वह पिछली 25 शताब्दियों में सबसे महान थे। ऑप्शन बी, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की गतिविधियों में विभिन्न भागों में नहीं बांटा। ऑप्शन सी, गांधी जी का एकमात्र लक्ष्य दरिद्र नारायण के सामाजिक, आर्थिक और नैतिक स्तर को सुदृढ़ करना था और उनके लिए वे समर्पित थे। ऑप्शन नंबर डी, उन्होंने साध्य एवं साधन को समान महत्व नहीं दिया। तो ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, वो सही आंसर होगा, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की गतिविधियों को विभिन्न भागों में नहीं बांटा। गांधी जी को देखिए क्यों नहीं बांटा। गांधी जी को सबसे बड़ा महापुरुष इसलिए माना जाता है क्योंकि उन्होंने अपने जीवन की गतिविधियों को विभिन्न भागों में नहीं बांटा, बल्कि जीवन धारा को हमेशा एक और अविभाज्य माना, जिन्हें हम सामाजिक, आर्थिक और नैतिक के नाम से पुकारते हैं। प्रश्न हम देखते हैं 39, यानी कि 39। गांधी के अनुसार साध्य और साधन में अधिक महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन देखते हैं, साधन का ध्यान रखना अधिक महत्वपूर्ण है। साध्य और साधन दोनों का पारस्परिक समान महत्व है। साध्य के बिना साधन अर्थहीन है। साध्य व साधन दोनों का अलग अलग महत्व है। इसका सही उत्तर होगा वो होगा बी, यानी कि साध्य व साधन दोनों का पारस्परिक समान महत्व है। गांधी जी के अनुसार साध्य व साधन दोनों का पारस्परिक समान महत्व है, क्योंकि साध्य के साथ साथ उसकी पूर्ति के लिए अपनाए गए साधन भी उपयुक्त होने चाहिए। ठीक है, अब प्रश्न हम देखेंगे 40। प्रश्न 40 देखेंगे कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? वर्तनी है, शब्दों का फेर है। ऑप्शन देखते हैं, वीरहणी, वीरहिणी, वीरिहणी, वीरहिणी। तो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी, वीरहिणी है। दिए गए विकल्पों में वीरहिणी वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, अन्य विकल्प अशुद्ध है। प्रश्न नंबर 41 देखेंगे, 41। नैसर्गिक का विलोम है। नैसर्गिक का जो विलोम है क्या हो सकता है? सात्विक हो सकता है, कल्पित हो सकता है, कृत्रिम हो सकता है, जटिल हो सकता है। नैसर्गिक का जो विलोम है वो कृत्रिम हो सकता है। आइए देखते हैं बाकी का। सात्विक का विलोम तामसिक होगा, कल्पित का होगा यथार्थ, नैसर्गिक का कृत्रिम और जटिल का सरल होगा। ठीक है, प्रश्न 42 देखेंगे हम। चंद्रशेखर शब्द में समास है। चंद्रशेखर शब्द में समास है, कौन समास है? तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय समास है। तो चंद्रशेखर में बहुब्रीहि समास है। चंद्रशेखर शब्द में बहुब्रीहि समास है। इसका समास विग्रह चंद्र है, शिखर पर जिसके अर्थात शिव होगा, है ना। शिखर पर जिसके अर्थात, है ना, इसका समास विग्रह है चंद्र है, समास विग्रह चंद्र है। शिखर पर जिसके अर्थात शिव होगा। बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, इसके पद मिलकर किसी अन्य पद की प्रधानता देते हैं। बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है, दोनों पद मिलकर किसी अन्य पदार्थ या फिर किसी अन्य पद की प्रधानता को दर्शाते हैं। जैसे 10 मुख, 10 हैं मुख जिसके रावण। नीलकंठ, नील है कंठ जिसका शिव। ठीक है, दोनों जुड़ गए लेकिन किसी अन्य पद का प्रधानता को बताते हैं। प्रश्न नंबर 43 देखेंगे हम। सूर्य का पर्याय कौन नहीं है? नहीं है मतलब गलत के जोर जाना है। ऑप्शन देखते हैं, आदित्य है, शुभांशु है, दिवाकर है या अंशुमाली है। तो सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है, वो है सुधांशु। दिए गए विकल्पों में
सुधांशु सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, सुधांशु चंद्रमा का पर्यायवाची है। चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं हिमांशु, सुधाकर, सारंग, मृगांक, राकेश, कलानिधि इत्यादि हैं। जबकि सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं आदित्य, दिवाकर, मरीचि, सविता, भास्कर, मार्तंड, अंशुमाली इत्यादि हैं। प्रश्न 44 देखेंगे हम। प्रश्न 44 देखेंगे हम। निम्नलिखित में से पवन का पर्यायवाची शब्द है, पवन का पर्यायवाची शब्द है तो कौन कौन सा देखते हैं हम? अनल, अनिल, नलिन, सलील। तो ऑप्शन नंबर बी है, पवन का पर्यायवाची शब्द अनिल है। दिए गए विकल्पों में अनिल पवन का पर्यायवाची शब्द है, जबकि अनल आग का, नलिल कमल का तथा सलील जल का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न हम 45 यानी 45 देखेंगे। लोकायतन किस कवि की रचना है? लोकायतन किस कवि की रचना है? तो देखते हैं, सोहनलाल द्विवेदी का है, सुमित्रानंदन पंत का है, श्रीधर पाठक का है या महादेवी वर्मा का है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो बी होगा, यानी कि सुमित्रानंदन पंत जी का। लोकायतन छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत की रचना है। पंत की अन्य रचनाएं हैं गुंजन, ग्रंथि, ग्राम्या, चिदम्बरा, कला और बूढ़ा चाम इत्यादि है। प्रश्न हम 46 देखेंगे। निम्न में प्रश्न हम 46 देखेंगे यानी कि 46। निम्न में से आचार्य चतुर्सेन रचित उपन्यास का नाम है। क्या नाम है? देखते हैं। आचार्य चतुर्सेन ने जो रचित उपन्यास था उसका नाम क्या है? गोदान है, गुड़कुंडार है, चंद्रकांता है या सोमनाथ है? तो सही उत्तर होगा सोमनाथ होगा। दिए गए उपन्यासों में सोमनाथ जो है आचार्य चतुर्सेन शास्त्री का उपन्यास है। इसके अन्य उपन्यास है, सोमनाथ जी के अन्य उपन्यास जो है वो है वयम रक्षाम, वैशाली की, नरवधु, गोली बड़ी बेगम इत्यादि हैं। प्रश्न 47 देखेंगे हम। हरिपद कोमल कमल से इस पद में अलंकार है। उपमा है, रूपक है, प्रतीक है या उत्प्रेक्षा है? हरिपद कोमल कमल से, तो इसका जो सही उत्तर होगा उपमा अलंकार। हरिपद कोमल कमल से इस पद में उपमा अलंकार है, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की कमी, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की कमी है ना, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की है ना, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति की किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। ठीक है, उपमा अलंकार में तुलना किया जा सकता है। ठीक है, जैसे हरिपद कोमल कमल से, इस उदाहरण से हरि के पैरों की तुलना कमल के फूल से की गई, इसलिए यह उपमा अलंकार होगा। प्रश्न नंबर 48 देखेंगे यानी कि 48। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर कौन सा कारक होगा? कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, है ना, जो धातु रूप है हमारा, इसको देखते हैं। करण है, अपादान है, संबंध है या अधिकरण है ना? अधिकरण में होता है ना, में, पे, हे, अरे, है ना? तो इसका जो सही उत्तर होगा अधिकरण। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं यानी अधिकरण अलंकार है ना, अधिकरण कारक है। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर अधिकरण कारक है। क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति में तथा पर है, जैसे दुकान पर कोई नहीं था। ठीक है, यह अधिकरण है। प्रश्न हम देखेंगे 49 यानी 49। वह आजकल दिल्ली में है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। वह आजकल दिल्ली में है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द है। नहीं, कौन सा है? क्रिया विशेषण है, अवयव है, सर्वनाम है या क्रिया है? तो इसका सही उत्तर है अवयव है। दिए गए विकल्प वह आजकल दिल्ली में है में रेखांकित शब्द आजकल कालवाचक अवयव है। अवयव ऐसे शब्द को कहते हैं जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई विकास उत्पन्न नहीं होती। ऐसे शब्द हर स्थिति में अपने मूल रूप में बने रहते हैं, इसलिए ऐसे शब्द अविकारी होते हैं, जैसे जब, तब, इधर, उधर, परंतु, बल्कि इत्यादि। ठीक है। प्रश्न 50 देखेंगे हम। रामचरितमानस की रचना की गई थी, किसमें की गई थी? अवधी में की गई थी, ब्रजभाषा में, भोजपुरी में या मैथिली में? तो रामचरितमानस की जो रचना की गई थी वो अवधी में की गई थी ना। रामचरितमानस अवधी भाषा में गोस्वामी तुलसीदास द्वारा 16वीं सदी में रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है। इस ग्रंथ को अवधी साहित्य की एक महान कृति माना जाता है। उत्तर भारत में रामायण के रूप में बहुत से लोगों द्वारा यह प्रतिदिन पढ़ा जाता है। इसमें कुल 7 कांड हैं। ठीक है। प्रश्न 51 देखेंगे। निम्नलिखित में तत्सम शब्द है, तत्सम और तत्भव शब्द। तत्सम शब्द क्या है और तत्भव शब्द क्या है? ठीक है। तो जलद, बादल, हवा, पानी। तो तत्सम शब्द जो है वो जलद है, ऑप्शन नंबर ए। दिए गए विकल्पों में जलद तत्सम शब्द है, अन्य विकल्पों
के शब्द तद्भव हैं। बादल का तत्सम वरीद, हवा का वायु तथा पानी का पानीय होता है। ठीक है, तो तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से समान रूप में हिंदी में आए हुए होते हैं, जो अपना रूप नहीं बदलते, संस्कृत से जैसे के तैसे हूबहू हिंदी में आ जाते हैं, वही तत्सम शब्द कहलाते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 52 देखेंगे कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। आकाश, हव, मेघ, सियार। इसका जो तत्सम शब्द नहीं है तो है ना, तत्सम शब्द नहीं है, तो दिए गए विकल्प में जो नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सियार। दिए गए विकल्पों में सियार तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप श्रृंगाल है। ठीक है, जबकि आकाश का तद्भव आसमान, मेघ का तद्भव मेघ है तथा पवन का तद्भव हवा होता है। ठीक है, तत्सम, ठीक है, तत्सम नहीं है। ठीक है, उसमें तत्सम है बोल रहा था, तत्सम है और इसमें तत्सम नहीं है। तो तत्सम नहीं है, कौन नहीं है, सियार जो है तत्सम नहीं है। ठीक है, अब हम प्रश्न नंबर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हम 53 यानी कि 53 की ओर बढ़ते हैं। महर्षि शब्द में कौन सी संधि है। महाधन ऋषि, मतलब महर्षि है ना, महाधन ऋषि बराबर महर्षि, यानी कि गुण संधि है। दिए गए विकल्प 4 हैं, जिसमें दीर्घ संधि है, वृद्धि संधि है, गुण संधि है और यण संधि है। तो इसका जो ऑप्शन सी होगा गुण संधि। दिए गए शब्द महर्षि में गुण स्वर संधि है। महर्षि का संधि विच्छेद महाधन ऋषि होता है यदि अ या आ के बाद ई या ई, उ या उ हो और री आए तो दोनों मिलकर क्रमशः ए, ओ और अर हो जाते हैं, जैसे देवर्षि, देवधन ऋषि, गंगोर्मी यानी गंगाधन उर्मी, इसलिए गुण संधि होगा। प्रश्न 54 देखेंगे हम। प्रश्न 54 देखेंगे हम। उल्लास का संधि विच्छेद है। उल्धन आस, उल्धन आस, उल्धन लास या उत्धन लास। तो उल्लास का जो संधि विशेष होगा वो होगा डी, यानी उत्धन लास। दिए गए शब्द उल्लास में व्यंजन संधि है, इसका संधि विच्छेद, व्यंजन संधि में आपको ध्यान दीजिएगा, त में र लगा रहेगा, है नहीं, है ना, त में र लगा रहेगा तो उत और उसमें आ धन स, है ना, उत्धन लास बराबर उल्लास। तो दिए गए शब्द उल्लास में व्यंजन संधि है, इसका संधि विच्छेद उत्धन लास होगा। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। यदि जैसे यदि त द के बाद ल रहे, यदि त में र यानी कि त व्यंजन रहे, त व्यंजन द के बाद ल रहे तो त द में बदल जाते हैं। ठीक है, और न का अनुनासिक के साथ ल होता है, हो जाता है, जैसे महालाभ, महान धन लाभ बराबर महालाभ। प्रश्न हम देखेंगे 55 यानी कि 55। किसी विषय में विद्वता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है प्रतियोगिता, अध्यवसान या चिंतन या मनन। तो इसका जो सही उत्तर होगा अध्यवसान। किसी विषय में विद्वता प्राप्त करने के लिए आप उसके अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, आप उसमें समाहित नहीं हो जाएंगे, उसके एक तथ्य को, एक पाठ को, एक गुण को नहीं समझेंगे तो आप विद्वान कैसे कहलाएंगे, विधाता कैसे कहलाएंगे विद्वान। तो ऑप्शन बी होगा इसका, है ना। किसी विषय में विद्वता प्राप्त करने के लिए अध्यवसाय आवश्यक है। प्रतियोगिता, लाभ या पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा करने की क्रिया है। मन ही मन में किया जाने वाला विवेचन चिंतन है ना। प्रश्न 56 है। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म खालिस्तान में हुआ था। तो भाई कहाँ हुआ था सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म? भवाली में हुआ था, कौसानी में हुआ था, नैनीताल में हुआ था या अल्मोड़ा में हुआ था। तो सुमित्रानंदन पंत जो थे उनका जो जन्म हुआ था वो कौसाली में हुआ था। और सुमित्रानंदन जी पंत कौन थे? कि सुमित्रानंदन पंत जो थे वो छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के कौसाली में 20 मई 1900 को हुआ था। उनके बचपन का नाम गुसाई दत्त था। पंत ने अपना बचपन और किशोरावस्था उत्तराखंड की सुरम्भ कुमाऊं पहाड़ियों में बिताया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीणा, पल्लव, युवाणी, ग्राम्या और चिदम्बरा, लोकायतन, गुंजन इत्यादि है। प्रश्न हम देखेंगे 57 यानी कि 57। भगवान 57 यानी 57। भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती, भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती किस कवि की रचना की पंक्ति है? किसकी है देखते हैं। रामधारी सिंह दिनकर की है या रामनरेश त्रिपाठी की है या श्याम नारायण पांडे की है या मैथिली शरण गुप्त जी की।
तो भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती, मैथिली शरण गुप्त जी की ये जो रचना है। देखते हैं क्यों है कि दी गई पंक्ति भगवान भारतवर्ष में गूंजे हमारी भारती राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध रचना भारत भारती से है। भारत भारती गुप्त जी द्वारा स्वदेश प्रेम को दर्शाते हुए वर्तमान और भावी दुर्दशा से उबारने के लिए समाधान खोजने का एक सफल प्रयोग है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जयद्रथ वध, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो मैथिली शरण गुप्त जी के जयद्रथ वध, पंचवटी, द्वापर, यशोधरा, नहुस, किसान इत्यादि हैं। प्रश्न नंबर 58 यानी कि 58 देखेंगे, पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? देखिए भाई, पहाड़ पर लालटेन किसकी रचना है? रमेश चंद्र शाह की है, शिवानी की है, या मंगलेश डबराल का है, या नागार्जुन का है? तो इसका सही उत्तर है पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल का है, यानी कि सी। पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल की रचना है। डबराल हिंदी के आधुनिक कवियों में अत्यंत सामान्य है ना। पहाड़ पर लालटेन मंगलेश डबराल की रचना है। डबराल हिंदी के आधुनिक कवियों में अत्यंत सम्माननीय एवं शीर्ष रचनाकारों में से एक हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, लेखक की रोटी, आवाज भी एक जगह है, नए युग में शत्रु इत्यादि। प्रश्न हम देखेंगे 59 यानी कि 59। जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े नाटककार थे, उन्होंने नाटक की रचना की, तो कौन सी नाटक की रचना की? अजात शत्रु की, शशिगुप्त की, या झांसी की रानी की, या राजमुकुट की? तो उन्होंने जो जिस नाटक की रचना की वो अजात शत्रु की थी। जयशंकर प्रसाद बहुत बड़े नाटककार थे, उन्होंने अजात शत्रु नाटक की रचना की। इनके कुछ प्रमुख नाटक हैं चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त, जन्मेजय का नागयज्ञ, एक घूंट, विशाख इत्यादि है। प्रश्न नंबर हम 60 देखेंगे कि निम्नलिखित में से रीतिकालीन कवि कौन है? मीराबाई है, सूरदास है, नाभादास है, या बिहारी लाल है? तो आपको ध्यान होगा जब हम 9th 10th या 6 से 8 में पढ़ रहे थे तो हमको बिहारी के दोहे बहुत याद आ रहे थे। तो दिए गए विकल्पों में ऑप्शन नंबर 60 रीतिकाल के जो कवि हैं बिहारी लाल जी हैं। दिए गए विकल्पों में बिहारी लाल रीतिकाल कवि हैं। बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी रस्तरी है, बिहारी सतसई है, यह मुक्तक काव्य है। इसमें 719 दोहे हैं, इनमें 719 दोहे संकलित हैं। बिहारी सतरई श्रृंगार रस की अत्यंत प्रसिद्ध कृति है। इसी के साथ हम इस क्लास को आज यहाँ विराम करते हैं और हम अगला जो है हमारा सेशन यानी कि क्लास 7 है ना, यानी कि पार्ट 7 में हम इसके आगे के जो भाग अंग्रेजी है उसको बढ़ाएंगे। ठीक है, अब हम विदा लेते हैं। आप सभी को बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।